रूल्स चेंज हो चुके हैं और आपकी सैलरी में से ज़्यादा टैक्स कट सकता है अगर आप ये रूल्स को ठीक से नहीं समझोगे। स्टार्टिंग April 1 जो हमारा पुराना 1961 का इनकम टैक्स एक्ट होता था वो गया सीधा डस्टबिन में और सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू कर दिया। इसमें आपका TDS भी चेंज हो गया है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हो या सैलरी अर्न करते हो, आपके लिए ये रूल्स जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये नए रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्म 141 की फाइलिंग कैसे होती है वो डिस्कस करने वाले हैं और आपके सैलरी पे जो इम्पैक्ट आने वाला है उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। मेरा नाम है काजोली एंड वेलकम टू पैसा सीखो। सबसे पहले TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नए रूल्स को समझ लेते हैं। पहले क्या होता था, अगर आपको रेंट पे करना होता था या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते थे या किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने होते थे, आपको इनकम टैक्स एक्ट के अलग अलग सेक्शन समझने पड़ते, करेक्ट वाले को चूज़ करने पड़ते। अगर करेक्ट नहीं चूज़ करते तो क्लेम्स में प्रॉब्लम्स होते। काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता था। सेक्शन 193 IA, सेक्शन 193 IB, सेक्शन 193 M इतने सारे होते थे कि लोगों को तो लगता था कि हम करें ही क्या करें। अब ये सब बदल गया है। TDS के जो अलग अलग सेक्शंस है उसको हटा दिया गया है और अब एक ही सेक्शन है, वो है सेक्शन 393। अब इससे काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो वो जो 3 मेन बेनिफिट्स हैं वो जल्दी से समझ लेते हैं। पहला है कि लोगों को ना और क्लैरिटी मिल गई है। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जब लोग हायर करते थे उनको समझ नहीं आता था कि कौन सा सेक्शन करना है और कितना TDS काटना है। लेकिन नए रूल के अंदर अगर आप HUF से हो तो 1% TDS कटेगा और बाकी लोगों का 2% TDS कटेगा और ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। जब 2 ही ऑप्शन होते हैं तो कन्फ्यूजन तो कम हो ही जाती है। सेकंड है, अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हो तो आपका TDS 10% पे कटेगा अगर आपका एनुअल पे आउट 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी ईजी हो गया है लोगों के लिए समझना। तीसरा बेनिफिट है MACT इंटरेस्ट को लेके। अगर आप मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल से अगर आपको कोई भी पैसे मिलते हैं वो 100% टैक्स फ्री होगा। अब समझते हैं फॉर्म 141 क्या है और इसको कैसे भरते हैं। क्योंकि सरकार ने TDS के अलग अलग सेक्शंस को कंबाइन करके एक सेक्शन बना दिया है, सेक्शन 393 जिसकी हमने अभी बात करी थी। सरकार ने फॉर्म्स को भी कंबाइन कर दिए हैं। पहले फॉर्म 26QB, 26QC, 26 कुछ और इतने सारे फॉर्म्स होते थे कि लोग कंफ्यूज हो जाते थे। अब एक ही फॉर्म है और उस फॉर्म का नाम है फॉर्म 141। फॉर्म 141 के अंदर 4 मेन शेड्यूल्स हैं और ये आपको समझना होगा क्योंकि जब आप ये फॉर्म भरते हो आपको इनमें से एक शेड्यूल को सिलेक्ट करना होगा। शेड्यूल A है अगर आपका रेंट 50,000 अ मंथ से ज़्यादा है। शेड्यूल B है अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसकी कीमत 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा है। शेड्यूल C है अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल्स को 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा पैसे दे रहे हो एक साल में। और शेड्यूल D है ट्रांसफरिंग क्रिप्टो या डिजिटल वर्चुअल एसेट्स के लिए। तो बेसिकली ना अब आप E-फाइलिंग पोर्टल में जब लॉगिन करते हो और अपने पैन के थ्रू अपना KYC कर लेते हो और फॉर्म 141 को सिलेक्ट करते हो, आपको इन शेड्यूल्स में से एक शेड्यूल को सिलेक्ट करना है ताकि आपकी टैक्स फाइलिंग करेक्टली होए। अब ऐसे भी होता है कि लोग कभी कभी गलत चीज़ें सिलेक्ट करते हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर खरीदा है और आपने ये सिलेक्ट कर गया कि जिसका TDS आप काट रहे हो वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कॉर्पोरेट है, तो उस पर्सन का पैन ब्लॉक हो सकता है और फिर आपको घर खरीदने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एकदम ध्यान से करो, अपने CA के हेल्प के साथ करो। ऐसी चीज़ों को अकेले करते हो तो फिर मिस्टेक्स के ना चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो एक प्रोफेशनल CA का हेल्प लो और इसको ज़रूर करेक्टली करना। और एक और बात है, अगर आप प्रॉपर्टी को इंस्टॉलमेंट्स में खरीद रहे हो, जो चलो काफ़ी लोग इंस्टॉलमेंट्स में ही खरीदते हैं, कौन है जो एक ही बार में इतना सारा पैसा दे देता है, वो तो दुनिया का 1% ही है। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में खरीद रहे हो तो आप फॉर्म 141 को अपने इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स के साथ भी लिंक कर सकते हो ताकि TDS सही तरीके से कटे। अब एक बार अगर आपने अपना टैक्स भर दिया तो आपके पास सिर्फ 15 दिन है
फॉर्म 132 ट्रेसेस पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मान लो जैसे कि ये आपका एक रिसीट है, तो जब आपने TDS काट दिया, आप इस फॉर्म को फिर अपने लैंडलॉर्ड या कॉन्ट्रैक्टर या जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसको दे सकते हो। और याद रखना, सिर्फ ट्रेसेस पोर्टल वाला फॉर्म वैलिड होता है, कोई रैंडम फॉर्म मत निकाल देना वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। लोग बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इन्होंने तो पैसे दिए नहीं या तो इन्होंने तो गलत रिसीट दी, फिर आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। इसलिए सही चीज़ सही पोर्टल से ही करना। अब बात करते हैं कि आपके सैलरी पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। देखो, अभी जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो है न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने टैक्सेस भरने तो वो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ता है। इस वीडियो में अभी हम न्यू टैक्स रिजीम की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम न्यू टैक्स लॉज की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ होता था, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज़ हो गया है। सेकेंड सबसे बड़ा चेंज है कि अगर आपकी 12 लाख पर एनम की इनकम है तो आपका टैक्स 0 हो सकता है। साथ में अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाओगे तो अगर आपके 12,75,000 तक की इनकम है तो भी आपका टैक्स 0 हो सकता है। पर काफ़ी लोगों के पास ये क्वेश्चन भी है कि अगर मेरा जो सैलरी है इस लिमिट से हल्का सा ही ऊपर हो तो क्या मुझे बहुत सारा टैक्स पे करना पड़ेगा? इसके लिए सरकार ने ना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन निकाला है। मान लो आपकी इनकम 12,10,000 है। अब सरकार ने एक नया रूल निकाला है, उसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से जो आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है जो इस लिमिट से ऊपर है वो ही आपके टैक्स से रिलेटेड होगा। आपका 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी होगा। तो अगर आप 10,000 मान लो, जिस हम अभी बात कर रहे थे कि 12,10,000 की इनकम है, तो आपका टोटल टैक्स होगा 10,400 रुपीज़। अगर आप पुराने सिस्टम से चल के जाते तो आपका 60,000 के करीब टैक्स होता। तो बेसिकली ये 10,000 आपने तो दे दिए सरकार को, पर आपने एक्चुअली 53,000 बचाए हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ना कम चुभना चाहिए। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपके जो वर्क प्लेस पर्क्स होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले अपने HR के साथ बैठ के अपने CTC को एक बार फिर से देख लो क्योंकि ये सारे पर्क्स आप ही को बेनिफिट करेंगे। सबसे पहले मील वाउचर्स, पहले लिमिट होती थी 50 रुपीज़ पर मील, अब हो गया है 200 रुपीज़ पर मील। सेकेंड है फेस्टिवल गिफ्ट्स, लिमिट जो है ट्रिपल हो गई है और हो गई है 15,000 रुपीज़ पर ईयर की। और तीसरी चीज़ है चिल्ड्रंस अलाउंस, आप अब 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड क्लेम कर सकते हो एजुकेशन के लिए और 9,000 रुपीज़ पर मंथ हॉस्टल फीस के लिए आराम से क्लेम कर सकते हो। अभी तो हमने डिस्कस किया कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो आपको समझ लेनी चाहिए अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ कर रहे हो। बेसिकली पहले सेक्शन 80C होता था जिसके अंदर आपका PPF, ELSS ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आ जाते थे और आपका 1.5 लाख का टैक्स रीबेट होता था। वो सेक्शन अब हट चुका है, नए सेक्शन का नाम है सेक्शन 123। ये जो सारे बेनिफिट्स हैं उसी के अंदर अभी भी ग्रुप्ड है, तो अगर आपको वो बेनिफिट्स चाहिए वो अभी भी आपको मिल सकते हैं। और NPS का जो आपका टैक्स फ्री अमाउंट है 50,000 का, वो भी आपको मिल सकता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो 2026 में रूल्स तो थोड़े सिंपल हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, सरकार अब AI यूज़ कर रही है आपके फॉर्म 141 और आपके अर्निंग्स का मैच देखने के लिए। तो अगर कुछ गड़बड़ गलती से हो गई तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। सेकेंड चीज़ है, अगर आपने फॉर्म 141 लेट फिल किया यानी 30 डे का जो डेडलाइन है उसके बाद फिल किया तो आपको रोज़ का 200 रुपये पर डे का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इसके सिवाय जो ये सारी चेंजेस आए हैं वो आए हैं कि ताकि एवरेज टैक्स पर्सन के लिए लाइफ थोड़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए। क्या आपको लग रहा है कि ये टैक्स रूल्स अच्छे हैं या आप इनमें और भी बदलाव चाहते हो? वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।